सरकारी टीवी ने कहा है कि तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर को इसराइल ने निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इजरायली हमले में पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी शहीद हो गए। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इजरायली हमले में मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये मनासिर भी आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के फ़िज़ाई हमले में पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है ये। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरक़ी इलाके में भी धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं और बास मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। ईरानी सरकारी टीवी ने कहा है कि तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर को इजराइल ने निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इजरायली हमले में पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी शहीद हो गए। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इजरायली हमले में मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको। इजराइल के फ़िज़ाई हमले में पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद हो गए हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरक़ी इलाके में भी धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं और बास मकामात से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दिए हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर ज़िया साहब, इजराइल के एक बार फिर हमले जारी हैं। ईरान पर हमला किया गया है जिसमें पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे? बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। पूरे खित्ते के लिए जो है उसका हम जो है फिर दाव पे लग चुका है और जो एक जंग के शोले जो थे वो मशरक़ वस्ता में भड़क रहे थे, उनके फैलने का इम्कान है। ज़ाहिर है कि इसमें ईरान की तरफ रद्द अमल आना है और इस बात का बहुत ज़्यादा कभी खदशा होगा कि इसका दायरे कार जो है वो मज़ीद फैल जाए, इसमें दीगर ममालिक शामिल हो जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट हुई है और इसके अंदर जो है मतलब है कि आप देख रहे हैं कि पहले तो दुनिया में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन रूस का चल रहा है। अभी बड़े सगीर के अंदर अगर आप देखें कि अभी बचा है पाकिस्तान और भारत का पूरा वो एक खतरनाक सूरत हाल है और उसमें देखना होगा कि हमारे मुस्लिम ममालिक दीगर मगरबी ममालिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि जंग के शोलों को कंटेन किया जा सके। जनाब ठीक है आमिर ज़िया साहब, आपने जिस तरीके से कहा कि खित्ते के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती हुई तमाम तर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इजराइल की बारहा इस तरह की कार्रवाई और ईरान के ऊपर इस तरह का रिटेलिएट हमने पहले भी देखा था। ईरान ने भी रिटेलिएट किया था और तब ये तमाम तर मनासिर कुछ और दिखाई दे रहे थे। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, ईरान किस हद तक रिटेलिएट कर सकता है? देखिए, जो उसकी क़यादत है इजराइल की, तो वो कहते हैं ना कि अपना इजराइल के अंदर ज़ाहिर है कि हम मुसलमानों के नुक्ते नज़र से देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती करें। इजराइल खुद जो है वो समझ जस्टिफाई करता है इस तरह को, जो मैं नहीं कहता कि जस्टिफाइड है, कि वो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जो जो उसको एक पोटेंशियल थ्रेट्स नजर आ रहे हैं वहाँ पर वो हमला करता है। अच्छा, इसमें काबिल गौर बात थी कि देखिए इजराइल तो बहुत छोटा सा मुल्क है, कराची के एक छोटे से हिस्से से भी कम है, वो आबादी के लिहाज से भी कम है, मगर वैसी टेक्नोलॉजी उनके पास अच्छा है, मुनज़्ज़म बहुत ज़्यादा है वो लोग, ठीक है ना। वो कहते हैं लीन एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री है। उसके मुकाबले में मुस्लिम ममालिक आप देखें, 54 मुस्लिम ममालिक हैं और हमारे यहाँ वो तंजीम वो उस तरह का एक किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप देख लें तो वो उस काबिल नहीं है कि इजराइल से जो है वो उस कर सके। सर इसमें ये भी फैक्टर आता है कि अमरीका इजराइल की पुश्तबानी करता है हमेशा आके, तो उसके बावजूद भी उसका जो जोग्राफिया है उसको बड़ा वर्नेबल बना देता है। और उसमें सोचने की बात है कि मुस्लिम ममालिक 67 में भी हुई लड़ाई, पहले भी हुई, 70s में भी हुई और कई कई इकट्ठे अरब ममालिक ने जो है इसराइल पे हमला किया, लेकिन इसराइल ने सबको जो है शिकस्त दी। ये तारीख है, हाल की जो तारीख है। और जब भी इस तरह कहा जाता था कि जी अरब आर्मीज आर द आर्मीज ऑफ सैंड, कि रेत की बनी हुई है, कि जब वो इसराइल के सामने आती हैं उनको नुकसान उठाने पड़ते हैं, चाहे वो मिस्र की फौज थी, वो मतलब और जो दीगर ममालिक की थी, शाम की थी, तो नुकसान हुआ था इन लोगों को। अब एक मरतबा फिर जो है अब ईरान को उन्होंने ललकारा है। ईरान का ज़ाहिर है कि एक तारीख रही है, इराक ईरान वॉर में आप देखते हैं उन्होंने कभी 10 साल जंग लड़ी है। ईरान को बहुत एक माजी की कभी सुपर पावर भी होते थे, वो मैं कबल इस्लाम की बात कर रहा हूँ, उनके जोम है और एक मजबूत मुल्क है वो, मगर ऐसा मुल्क है कि जिसपे अमेरिका ने बहुत अरसे से सैंक्शंस लगाई हुई हैं। डिप्लोमेटिकली भी इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसके बहुत ज्यादा इत्तेहादी हैं,
मदद कर सकेगा इस आलम के अंदर ना। तो बहुत सारे इस वक्त आपको वेज जो इजराइल ने पूरा कैलकुलेट करके किया है, उसको गालिबन ये लग रहा है कि वो इस कहते हैं ना इस जारियत को संभाल पाएगा। तो यही सोच के उन्होंने किया भी है। और असल फिर मैं कहूँगा कि असल लड़ाई डिप्लोमेसी के अंदर ये है कि क्या मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़े होंगे, गैर जानिबदार होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि वो ईरान के खिलाफ हैं, ठीक है ना, या वो मतलब है कोई किरदार अदा करेंगे फाल। तो भी ये देखना है। लेकिन मेरे ख्याल में जो है चेस बोर्ड जो है, शतरंज की चाल जो है बैनुल अक़वामी वो सजी हुई है। उसमें मैं नहीं समझता कि जो मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। जनाब ठीक है आमिर जिया साहब, लेकिन अमेरिका का इसके अंदर बड़ा रोल था, क्योंकि हमने डोनाल्ड ट्रंप का गुज़िश्ता दिनों बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि खत्ते की सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं तमाम तर चीज़ों के अंदर। उन्होंने नेतन्याहू को तनबीह भी की थी कि आप इस तमाम तर चीज़ों को अब रोक दें, बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दूसरी जानब इसराइल की पिक्चर कुछ और ही दिखाई दे रही है, वो एक कोई और इमेज खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, वो तो मैंने जैसे अर्ज किया था कि जो है अमेरिका की पूरी पुष्टबानी और हिमायत हासिल है इसराइल को। और इस वक्त जो मेरे ख्याल में ये होता है ना कि जंगों के जरिए जो है आप रीजन को, खित्ते को बदलते हैं, अपने आप में चीज़ों को सवार करते हैं। तो ईरान ही समझ रहा है कि अब उसके लिए उसके पास, सॉरी माफ कीजिएगा, इसराइल ही समझता है कि उसके पास अभी वक्त आ गया है कि वो कुछ भी करे, जैसे फलस्तीन में कर रहा है कि मैं जो हूँ अपनी मर्जी के साथ चीज़ों को चेंज कर सकूंगा। और कोई वो कहते हैं कि देयर इज नो सिविलाइज्ड वे टू वेज वॉर। जंग तो वही होती है जिसमें जितना ज्यादा वहशत और बर्बरियत का मुजाहरा करें और अपने दुश्मन पे गालिब आए। तो इसराइल अपने आप को इस पोजीशन में समझता है, उसको सिर्फ अमेरिका की नहीं मगरबी ममालिक की भी हिमायत हासिल है। और उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, जो भी किया होगा कि हमें इस हद तक जाना है कि ये हमें अहदाफ हासिल करने हैं। और उसमें एक के बाद दीगरे जो है, उसने पहले फलस्तीन को वो किया। अब सीरिया में देखें कि जब सीरिया में तब्दील हुआ, कहते हैं ना वहाँ पे हुकूमत तब्दील हुई, तो उन्होंने पूरा सीरिया के, शाम के, यानी कि पूरा जो उनका फौजी ताकत थी इसराइल ने तरफा तौर पे जो वहाँ पे नारकी थी उसको ख़त्म किया। इसके बाद दीगरे जो है वो अपने अहदाफ को हासिल कर रहे हैं। और उसमें अब ईरान का भी हमें रद्द-ए-अमल देखना है कि ईरान किस तरह से करते हैं। जब पिछले दिनों हुआ था कि दोनों मुल्कों ने एक राउंड किया, अपने ऊपर बैठ गए थे। इस पर दबा हमले की नौयत ज्यादा शदीद है इसराइल की जानिब से। तो देखना होगा कि ईरान किस हद तक जाएगा, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो आमिर जिया साहब, आप क्या समझते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले के अंदर अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, आगे क्या रोल प्ले होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, असूली तौर पे तो मतलब है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, जितने दुनिया के बड़ी ममालिक हैं उन्हें अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इसमें कि इसराइल ने, आप देखा कि अमन की बहुत सारी अपीलें हुई हैं और उससे परवाह नहीं की है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी, अच्छा फिर एक और में समझती कि ईरान को अमेरिका का भी कंट्रडिक्शन तो है बहुत पुराना। तो अमेरिका भी इस चीज़ को इतना माइंड नहीं करेगा कि जो भी वहाँ पे कार्रवाई हो रही है ईरान के खिलाफ, और वो बल्कि दरपर्दा क्या खुल्लम खुल्ला जो है उसको वो करेगा, सपोर्ट करेगा इसराइल को। तो फिलहाल तो सूरत हाल यही है। और उसमें देखना है कि ईरान की मदद को कौन आता है, ईरान के लिए कौन डिप्लोमेटिक सपोर्ट बढ़ाता है। चीन क्या कोई मदद कर सकता है इस मामले में, रूस कर सकता है। यही दो मुल्क फिर बचते हैं कि जो एज अ काउंटर बैलेंस जो है। और ये लोग ऐसे मुल्क नहीं कि बरह रास्त जंग में आएंगे, ऐसा नहीं होगा, किसी को मेरी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होने जा रहा। डिप्लोमेटिक क्लाउड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ईरान की मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन बाहर की जो असल लड़ाई होगी उसमें ईरान, जो एक एक्टिव लड़ाई होगी उसमें मुझे ईरान जो है वो तन्हा नजर आ रहा है। जी ठीक आमिर जिया साहब, लेकिन इसराइल का जो रोल हमने हमेशा से देखा है, भारत और इसराइल की सोच हमेशा से एक पेज पर नजर आई। जिस तरह की खत्ते की सूरत हाल ख़राब करनी हो, या फिर जिस तरह के हम चीज़ें ओवरऑल इनकी थिंकिंग देखते हैं कि कोई ना कोई नुकसान बर्पा करना हो, तो इन दोनों का रोल हमेशा से अदा होता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमने पहले देखा कि भारत ने जब इस तरह की कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक किरदार अदा किया, जिसको हम सीज़ फायर का नाम दे रहे हैं। ज़ाहिर जंगबंदी उन्होंने कराई और बारहा वो इसका इजहार भी कर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर इसराइल को भी अब वो कहना शुरू हो गए थे। लेकिन इसराइल का इस तरह से बात ना मानना या गौर ना करना, क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर कोई हार्श रिएक्शन दे सकते हैं या कोई करारदाद निकाल सकते हैं? देखिए, एक बात समझना चाहिए कि ईरान और पाकिस्तान की सूरत हाल में बड़ा जमीन व आसमान का फर्क है। और
پاکستان جو ہے وہ ان لائک اسرائیل ہمارا مغرب سے اس طرح کا کنٹرڈکشن نہیں بنا ہوا تھا، تو ہم ان کے لیے اتنا زیادہ نہیں کھٹکتے تھے مغرب کے لیے. اب بھی جو ہماری قیادت کا ایک جو کریڈٹ چاہیے ہمارا سکسیسو گورنمنٹس کا، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس حد تک نہیں لے کے گئے کہ آپ کو کوئی تنہا کر کے جواز فراہم کرے مغرب یا امریکہ کے، جی ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ بھی پٹائی کر دی جائے نا. ایک تو یہ بات ہے. پھر پاکستان نیوکلیر ریاست ہے، ہماری فوج زیادہ منظم ہے. اچھا پھر ہندوستان جو ہے وہ اپنے سائز میں بے شک بڑا وہ اسرائیل نہیں ہے. ہندوستان ایک انتہائی قریب ملک ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے. ایک بھرم ہے کہ ہم چوتھی دنیا کی جو ہے بن چکے ہیں اکانومی، لیکن جو ہے ان دونوں ملکوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے. تو اگر بھارت اسرائیل بننے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کے سامنے پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے اسرائیل والی. اسرائیل از اے لین ایفیشینٹ اسٹرانگ کنٹری، ٹھیک ہے نا. اس کو اپنا مطلب ہے کہ ان کا ہر آدمی جو ہے وہ ٹرینڈ ہے، ان کے خواتین جنگ کے اندر ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اٹس این آئیڈیولوجیکل کنٹری. زائنزم کو پروموٹ کرتے ہیں، یہودیوں کا واحد ہوم لینڈ ہے، تو ان کا بالکل ایک الگ صورتحال ہے. بھارت کی وہ نہیں ہے. اور بھارت کے سامنے کیونکہ پاکستان آتا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا کو تشویش ہوتی ہے جب پاکستان اور بھارت مد مقابل ہوتے ہیں. لیکن اگر اسرائیل کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ رویہ لوگوں کا مختلف ہوتا ہے. اس پہ ظاہر ڈائنمکس یہ کہ فلسطینی جو ہے غیر مسلح ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے. ایران جو ہے آلریڈی ایک پریا بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی کوئی اتنی ڈپلومیٹک کلاؤٹ نہیں ہے، تنہائی کے شکار ہے عرصے سے. حتیٰ کہ عرب ممالک سے بھی اب ان کے تھوڑے سے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تھے، ورنہ وہاں پر بھی ان کا تناؤ تھا، کشیدگی تھی سعودی عرب کے ساتھ اور دیگر اس کے ساتھ تھا. تو ایران کی بدقسمتی سے وہ اس طرح کی اسٹرینتھ نہیں، حالانکہ بذات خود وہ ایک اہم ملک ہے. انہوں نے اپنا لوکل مینوفیکچرنگ بھی بہت ہے، فوج سامان کی. اس کے باوجود بھی ہمیں بالکل کلیئر رہنا چاہیے کہ اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ ایران اور پاکستان کا جو ہے موازنہ اس طرح سے کریں کہ جو ہے جس سے دنیا جاگ گئی تھی بھارت پاکستان کی کشیدگی پہ، وہ اسرائیل اور اس کے اوپر بھی جو ہوگا ان کے ایک دم جنگ بندی کرانے کے لیے امریکہ کوئی کردار ادا کرے گا. اگر امریکہ کی بلیسنگ سے ہی ہوا ہے یہ کام، وہاں پر جو کچھ ہوا ہے امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو وہ ابھی ان پہ جو اہداف ہیں ان کو حاصل کریں گے. اس کے بعد بالکل عامر صاحب، آپ کے پوائنٹ کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی. آپ نے جیسے کہا کہ امریکہ کی بلیسنگ سے ہوا ہے، اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہوا بھی آیا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے اس کی سپورٹنگ پاور دیکھی ہے اسرائیل کے ساتھ، تبھی اسرائیل جو ہے وہ اتنی زیادہ آگے بڑھتے ہوئے تمام تر جو اپنے اہداف ہوتے ہیں یا اپنے نشانے ہوتے ہیں ان کو روکتا نہیں ہے. کیونکہ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اسرائیل بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کیا ہے. یعنی آگے بہت کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ کس کس جگہ کو نشانہ بنانا ہے، کس کس طریقے سے نشانہ بنانا ہے، یا اس کو کس طریقے سے اہداف کو اپنے آگے لے کے چلنا ہے. دیکھیں دنیا میں جو بھی کہتے ہیں نا وہ قومیں ہوتی کہ جو پرو ایکٹیو قومیں ہوتی، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی کانفلکٹ میں جب آپ جاتے کسی جنگ میں جاتے تو ڈے 1 کا ہی نہیں سوچتے، ڈے 2 ڈے 3 کا بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں لڑائی کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور اس کا ایگزٹ پلان کیا ہے. یہ پیچھے لڑائی کا پہلا اصول ہوتا ہے نا. تو ظاہر ہے کہ مسلم ممالک اس طرح سے آرگنائز نہیں ہے کہ ہم اتنا، ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے مسلم ممالک کا جوش کا ہوتا ہے، رد عمل کا ہم سب وہ کر رہے ہیں نا. تو ان کی تو جو ہے اسرائیل کی تو منصوبہ بندی ہوگی. اس کے سامنے کیا منصوبہ بندی ہے؟ کیا ادھر بھی کسی نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ اسرائیل حملہ کرے گا تو ہم ڈے 1 پہ یہ کریں گے، ڈے 2 پہ یہ کریں گے، لڑائی سے یہاں تک جائیں گے. دیکھیں نا فلسطین میں کیا ہوا کہ وہاں پر انہوں نے 7 اکتوبر کو